अस्सलाम वालेकुम। आजकल रोज़ाना एक ख़बर आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगानी है। दूसरी ख़बर ये आती है कि इमरान खान के मुकदमात जो हैं वो हो सकता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रांसफ़र कर दी जाएँ। ये दोनों काम ऐसे हैं जिसको हुकूमत को एटलीस्ट एक सियासी गवर्नमेंट को करने से गुरेज़ करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सोचो विचार, मैं कहता हूँ करने ही नहीं चाहिए। ना किसी पोलिटिकल पार्टी को मेन स्ट्रीम बड़ी सियासी जमात को बैन करना चाहिए। आपको इंतहा पसंद कालदम तंजीमों के खात्मे के लिए इत्तफाक़ राय पैदा करके उनका मुकम्मल खात्मा करना चाहिए, लेकिन किसी सियासी जमात को बैन नहीं लगाना चाहिए। इसी तरीके से किसी पोलिटिकल प्रिजनर का केस किसी मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ट्रांसफ़र करना चाहिए। इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये होगा कि एक तरफ फ़ौज है और दूसरी तरफ आपने एक बड़ी सियासी जमात जो पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है उसका लीडर, उसको अगर आप मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ले जाते हैं उसका, तो नतीजा क्या होगा कि फ़ौज और अवाम के दरमियान में आप एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं जिसको आपको हटाना, उसको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा काम करते हुए पॉलिटिकल गवर्नमेंट को भी ग्रेस करना चाहिए, और अगर हमारे इदारे या फ़ौज के अंदर भी ऐसा कोई ख्याल है या उसको इंकरेज किया जा रहा है कि हम सियासी तौर पर नहीं कर सकते या दूसरी अदालतों से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से नहीं काम कर सकते, आप इसको उधर ले जाएं, तो उस अदारे को भी गुरेज करना चाहिए। हर काम से उस अदारे को गुरेज करना चाहिए जिससे अवाम के साथ उसका डिस्टेंस बढ़ने का अंदेशा मौजूद हो। करीब करीब भी ऐसा अंदेशा हो ना कि फ़ौज के लिए अवाम के दिलों में मिसट्रस्ट पैदा होगा, तो उस काम को नहीं करना चाहिए। ये सिंपल असूल है। पूरी कौम फ़ौज के पीछे खड़ी होती है, पूरी कौम जाने कुर्बान फ़ौज के जवान करते हैं, पीछे पूरी कौम भी खड़ी होती है। तो इसी कौम के बेटे हैं, बाहर से तो आई फ़ौज नहीं है ना। मेरा और आपका बेटा है जो मिलकर इस पाकिस्तानी फ़ौज के लिए और पुलिस के लिए जाके अपनी जानें कुर्बान करते हैं। तो क्या ऐसी सोच पैदा करने की गुंजाइश मौजूद है एक ऐसे मौके के ऊपर जब पूरा केपी हमारे काबू से बाहर होता जा रहा है, बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल काबू से बाहर है, अफ़गानिस्तान के रास्ते रोज़ पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, ईरान के अंदर जो कुछ हुआ इस्माइल हनिया वाले वाक़े के बाद, क्या हमें सारों को मिल बैठ के पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने के ऊपर गौर करना चाहिए, या रोज़ाना ऐसी बात करनी चाहिए कि इसको बैन करो और उसको बैन करो, या फ़ौज से ऐसा काम हम करवा दें जिससे उसके लिए मिसट्रस्ट पैदा हो जाए। किसी ज़माने में जब PMLN की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई चल रही थी तो मरियम नवाज़ का एक सोशल मीडिया सेल PM हाउस में काम करता था। उसको ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता था कि वो कोई मुल्क दुश्मन सरगर्मी के अंदर मुलव्वस है, वहाँ से जो ट्वीट हो रही है वो पाकिस्तान के मफाद के बाहर है। डॉन लीक्स एक मैन्युफैक्चर्ड किस्म की लीक थी, क्योंकि उसके अंदर एक सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्कस हो रही थी और सिचुएशन बड़ी क्लियर थी कि कुछ यहाँ वाक़यात हुए थे इंडिया के अंदर और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आ रहा था, और बहस ये थी कि हमने उन ग्रुप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी। जमातुल दावा का जिक्र था सिंपल लफ्ज़ों में। वो डिसएग्रीमेंट था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट में और उस वक्त की पोलिटिकल गवर्नमेंट में। वो ख़बर डॉन अखबार की जीनत बनी, तो उसको हमने डॉन लीक्स बना के पाकिस्तान में पेश किया और फिर नवाज़ शरीफ को मोदी का यार से पुकारा जाता था। ये तरीक़ाकार क्या माजी के अंदर कारगर था या दुरुस्त था? नहीं था। तो आज क्या दुरुस्त हो सकता है? तो आज भी दुरुस्त नहीं हो सकता। तो फिर हमें इस बहस को समेट लेना चाहिए और ख़त्म कर देना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए आइंदा रास्ता कैसे खुलता है उसके ऊपर गौर करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं उनसे भी इस पर बात करेंगे, और हमारे साथ आज पैनलिस्ट डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब सीनियर रहनुमा है और वफाकी वज़ीर हैं PMLN से, ज़रताज गुल साहबा है पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं सीनियर पॉलिटिशियन है। सबको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, कितनी संजीदा आपका ये कंसिडरेशन या रिव्यू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में जो एहसन इकबाल साहब ने बात की है, मैं वही बात करूँगा कि आइन के अंदर सीधी सीधी चीज़ें लिखी हुई हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर किसी सियासी जमात पे कोई भी कदगन आ सकती है, और अगर साबित ऐसा नहीं होता, अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई तो कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी पार्टी को के ऊपर पाबंदी लगाने की। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है, मान लीजिए कि मुझसे हुई है, तो आइन में ये तो कहीं नहीं लिखा क्योंकि मैं एक सियासी जमात का कारकुन हूँ या मेरा ताल्लुक़ एक सियासी जमात से है या एक ऑर्गेनाइज तरीके से सियासी जमात, चाहे वो मेरी ही हो, वो मुल्क के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर रही है, तो अगर वो साबित होती है, उसके साथ शवाहिद हैं, सबूत हैं, तो उसके आइन के और कानून के मुताबिक जो रास्ता है वो लिया जाएगा। मगर इस तरह की बात कि पहले फ़ैसला कर लिया जाए कि किसी जमात को बैन करना है और फिर उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसी कोई चीज़ जो अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने तो इशारा यही दिया था कि यू आर अबाउट टू डू दैट, लेकिन अब मुझे लगता है कि सेकंड थॉट्स हैं। क्या ऐसे आपके पास शवाहिद मौजूद है कि तहरीक इंसाफ एज अ पोलिटिकल पार्टी, इट्स नॉट अबाउट 1 or 2 इंडिविजुअल्स, पूरी सियासी जमात
ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस थी कि उसको बैन कर देना चाहिए? ऐसे देखिए, शवाहिद हैं आपके अगर पास? कोई ऐसे शवाहिद होते तो ये कार्रवाई शुरू हो चुकी होती। इसका मतलब ऐसे शवाहिद नहीं है? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त सारी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, क्योंकि कौन कर 9 मई के इदारे कर रहे हैं जिनका काम है कौन से इदारे? इन्वेस्टिगेशन वज़ारत दाखिला कर रही है, फौज कर वज़ारत रही है? दाखिला ही कर रही है, और वज़ारत दाखिला कर- वज़ारत दाखिला वज़ारत दाखिला के पास अगर कौन से फौज शवाहिद की हैं? तरफ से मुझे नहीं मालूम जी, मैंने इसी वजह से कहा कि अगर शवाहिद मुकम्मल हो जाए, डोसियर मुकम्मल हो जाए, क्या किसी डोसियर काबीना के पेश इजलास में किया इसके जाए। ऊपर बात हुई? नहीं, अभी तक नहीं। कोई क्या बात प्राइम मिनिस्टर को इस पर ब्रीफ किया गया अभी तक? मुझे ये नहीं मालूम प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया या नहीं, मगर इस पर कोई ऐसी बात नहीं हुई। बात यहीं तक हुई है कि कोई अगर ऐसी चीज़ सामने आती है जिससे आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक कुछ कदगन लगती है, तो फिर बात होगी। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई तो क्यों होगी? यही बात एहसन साहब कह रहे हैं, यही मैं कह रहा हूं। तो ये जो तासुर दिया जा रहा है कि ये हमने फैसला कोई कर लिया, हमने तो फैसला नहीं करना है। आपने दिया है, मतलब अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोगों ने खुद ये नहीं, तासुर हमने क्रिएट उसके किया। बाद इतने बयान वज़ाहती आए बयान, हैं, नहीं वजाहती वो इसी वजह से आए हैं ना कि कोई चीज़ उनके सामने आई, उन्होंने जिक्र किया। मुझे नहीं मालूम क्या चीज़ सामने आई थी, लेकिन ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी चीज़ के सबूत शवाहिद सामने नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सबूत शवाहिद आ जाएं तो आप मान लें, जैसा मैंने आपको कहा, या तो हम आइन में ये गुंजाइश पैदा करें कि वो शख्स जिसका सियासी जमात से ताल्लुक हो उसके ऊपर मुल्क का आइन नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक सियासी आदमी है, उसको तो आप सियासी आदमी को तो नहीं कर सकते। तो वो आइन थोड़े मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम करे या दहशत गर्दी करे या कोई ऐसी फंडिंग ले जो नाजायज़ हो, या कोई भी ऐसा काम करे जिसके ऊपर क्लैरिटी है, तो या तो मुझे भी फिर आपको वो प्रोविजन देनी पड़ेगी कि आप सियासी जमात के क्योंकि कारकुन है, तो आप पे भी कोई कानून नहीं लगेगा। ये अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसहाक डार साहब ने, ख्वाजा आसिफ ने वजाहत काफ़ी ज़्यादा कर दी है, लेकिन आज एहसन साहब के बड़ी कंडीशनल सी स्टेटमेंट है, लेकिन दोबारा उन्होंने उस चीज़ को छेड़ा है। उन्होंने कहा अगर शवाहिद होंगे, अदारे जायज़ा लेंगे तो फिर इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड भी कर सके हम इस मामले में आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अभी तक ये टेबल से हटा नहीं है, ऑप्शन टेबल पर मौजूद है। असल में बात यह कि मलिक साहब के जो इन्होंने 9 मई का फैब्रिकेटेड हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया था, उसका तो 8 फरवरी को पाकिस्तान के गयूर अवाम ने चाहे 200 से भी ज़्यादा निशानात इमरान खान के नाम पे वोट दिया, तो 3 करोड़। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान है। अब आप उसको कह रहे हैं कि हम इस पार्टी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि आप 17 जमात वाली पार्टी और हम 180 जमात वाली पार्टी हैं। चूंकि आपको हमारे सर के ऊपर ज़बरदस्ती बिठा दिया गया, तो आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना चाहते हैं। मैं समझते थे कि ऐसा इकबाल साहब फेडरल मिनिस्टर शायद इतनी दफ़ा जीतने के बाद शायद कोई अक्ल आ गई होगी और वो कोई बेटर कोई स्टेटमेंट देंगे, लेकिन उनकी तो उससे लग रहा है कि उन्होंने आज तक कुछ नहीं सीखा और ना ये कभी सीखेंगे। अब दो आते हैं, या तो आपने फ़ौरन फंडिंग ली हो या फिर आपकी जमात जो है वो शिदत पसंद करने इन्वॉल्व हो, तो आप उस पार्टी को बैन कर सकते हैं। ये आइन और कानून के अंदर लिखा हुआ है। हमारे ऊपर तो 9 मई आप अभी साबित करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। फंडिंग का इल्ज़ाम तो मौजूद है, जो आपने 2 चीज़ों में से एक कही है, एक तो इल्ज़ाम मौजूद है। मैं दोनों की बात कर रही हूँ ना। तो हमारे ऊपर तो 9 मई की जो इंक्वायरी होगी, मैं इंक्वायरी के ऊपर भी आती हूँ कि किसके हाथ में दी हुई है, तो वो तो बात का मामला है। किसके हाथ में इंक्वायरी कर कौन रहे? नहीं, तो मैं वही कह रही हूँ ना, अब बात का मामला है। सर पहले 2 चीज़ें एस्टैब्लिश कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जब आपने फॉरेन फंडिंग लिए तो आपकी पार्टी को बैन होना चाहिए। तो ये तो एस्टैब्लिश रूल है। जिनके ये एलाइज है, पीडीएम वाले, पीपल्स पार्टी वाले, ये कटे एलाइज है, पीडीएम 1 भी, पीडीएम 2 भी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आप वो निकालें, वीडियो निकालें। उन्होंने कहा कि अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन से $10 मिलियन नवाज शरीफ ने उनकी हुकूमत को गिराने के लिए फॉरेन फंडिंग ली, जिससे दुनिया भी कामती थी, लेकिन नवाज शरीफ ने उनसे पैसे लिए। तो फॉरेन फंडिंग पहली चीज़ एस्टैब्लिश होगी। सेकंड, आपने कहा कि शिद्दत पसंदी तो आपकी पार्टी बन हो जाती। हमने देखा है पिछली हुकूमतों में कि नवाज शरीफ की सरबराही में, शहबाज शरीफ की सरबराही में, राना सनाउल्लाह की सरबराही में मॉडल टाउन पे 17 घंटे से ज्यादा का ऑपरेशन हुआ। गुलों बटों के जरिए, स्टेट पुलिस के जरिए हामला खवातीन के मुंह पे गोलियां मारी गई। तो ये शिद्दत पसंदी है। तो वाई नॉट स्टार्ट विद पीएमएल। पॉलिटिकल पार्टी का एक्शन नहीं था, वो पंजाब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर या लॉ मिनिस्टर के ऊपर आप इल्जाम लगाएं, लेकिन उसको की गवर्नमेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सीएम तो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाते हैं कि जी आपने मुसद्दक मलिक साहब मेरे लिए मौजूद, आपने उनसे पूछा कि इंक्वायरी कौन कर रहा है? मैं वही कह रहा हूं, आपने कहा जी इंक्वायरी करवा रहे हैं। अभी इंक्वायरी आप करें कि शायद इंटीरियर मिनिस्ट्री करवा रही होगी। कानून में भी ये है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ही कोई समरी लिख के भेजेगी। इंटीरियर मिनिस्टर कौन है? इंटीरियर मिनिस्टर क्या वो शख्स नहीं है जो पंजाब का निगरान वज़ीर आला था, जो इलेक्शन जिसका काम था लेकिन वो इलेक्शन नहीं होने दे रहा था, और उसने पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा,
टीयर गैसिंग की उनके ऊपर शेलिंग की, लाठी चार्ज किया, चादर और चार दीवारों को पामाल किया, और उसके होते हुए 9 मई हुआ और उसने एस्टैब्लिश किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं सबक सिखाऊंगा। आपने किस आईन कानून के तहत उस शख्स को सेनेटर बनाया? निगरान वज़ीर आला को आपने अगली हुकूमत में इंटीरियर मिनिस्टर बनाया, और आप कह रहे कि हम उस शख्स के जरिए इंक्वायरी करवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने बैन करना है। सो मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि आज आप अपनी कारकर्दगी का हिसाब दें कि आज पंजाब के अंदर एक बारिश की मार है। टिकटॉक वज़ीर आला वो वीडियो बनवा रही कि इधर से मेरी टिकटॉक अच्छी बेहतर बनेगी, पूरी दुनिया शेप को ढूंढ रही है, शायद वो गटर के अंदर गिरा हुआ पड़ा हो। आप बेहतर ये कि आप अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब दें कि मुल्क में महंगाई इतनी क्यों हो गई। एक भाई ने दूसरे भाई को बिजली का 30,000 का बिल देने के ऊपर गोली मार दी है। आप उसका जवाब देने के बजाय कि हम तहरीक इंसाफ को खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। हमारे पास अवाम की ताकत है। खोकर साहब, क्या एक सियासी जमात को, एक बड़ी सियासी जमात को, इन्होंने जितनी सीटें जीती हैं, एटलीस्ट जो इंडिपेंडेंट्स थे सो कॉल्ड पीटीआई के, वो इनसे तादाद में ज़्यादा जीत के आए हुए हैं, क्या उसको बैन कर देना चाहिए? मलिक साहब, तारीख का सबसे बड़ा सबक यही है कि उससे कोई सबक नहीं सीखता। जिस मुल्क की तारीख में ऐसे वाक़यात मौजूद हों कि जिनकी बुनियाद पर आपने आधा मुल्क खो दिया हो, अक्सरियत की राय को मानने से इनकार कर दिया हो, जिस मुल्क का ये तल्ख तजर्बा रहा हो, आप उस सियासी जमात को बैन करने की बात कर रहे हैं जो न सिर्फ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी अक्सरियती जमात है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा एक फेडरेटिंग यूनिट, उसके अंदर उसकी हुकूमत है। आज बफर्ज महाल हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि जो आइन और कानून के तहत जो तरीक़ेकार दिया गया है, वफाकी हुकूमत एक रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भेज देती है। आर्टिकल 17 यही कहता है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, हुकूमत के इख्तियार में सिर्फ रेफरेंस भेजना है। फेडरल कैबिनेट बैन करके विद इन 15 डेज रेफरेंस फाइल, डिक्लेरेशन फाइल करने की पाबंद है। तो हम ये भी तसव्वुर कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ बैन हो जाती है, पाबंदी लग जाती है उसमें। तो क्या हमने ये सोच रखा है कि खैबर पख्तूनख्वा जो इस वक्त दहशतगर्दी की ग्रिप में है, कि वहां पर इसका क्या तासुर जाएगा? मैं तो हैरान हूं कि हमारे जो ये फैसला साज हैं, और खुसूसन मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त हैं, कि ये खुद बहुत तल्ख तजर्बों से गुजरे। ये वही मियां नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने एक तल्ख तजर्बे से गुजरने के बाद 2006 में मिसाके जमहूरियत किया, इर्तिका के अमल से गुजरे। फिर उसके बाद आपने जिक्र किया अपने इब्तदाइये में कि डॉन लीग से भी ये गुजरे, कि जब इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि ये रियासती मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। आज वही अल्फाज जब एहसन इकबाल साहब इस्तेमाल करते हैं, आपने जो अभी उनका क्लिप चलाया उसके अंदर उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी रियासत के मफाद के खिलाफ काम कर रही है। ये रियासती मफाद हमने इस मुल्क में हर 3 या 4 साल बाद बदलते देखा है। जो आउट ऑफ फेवर हो जाए ना, जो आउट ऑफ फेवर हो जाए, वो रियासती मफाद के खिलाफ हो जाता है। तो हमने ये जो सारा सिलसिला चलता आ रहा है, देखिए तहरीक इंसाफ की सियासत के अंदर बहुत खामी है। तहरीक इंसाफ की कॉन्ट्रडिक्शन से भरपूर सियासत है। अभी 9 मई है ना, 9 मई को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कोई तरीका 9 मई को किसी इनके अपनी जमात के लोग ये कहते हैं कि जनाब हम कितने टॉक शोज में हमारे साथ वो शामिल रहे कि जो 9 मई के अंदर मुलव्वस है आप उसको गिरफ्तार करें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन फिर अगर जब हम ये देखते हैं कि 9 मई के अंदर हमें टीवी स्क्रीनों पर एक दिन दिखाया जाता है कि जी फलाना शख्स भी मुलव्वस है, फलाना भी मुलव्वस है, फिर हम देखते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पाक साफ हो जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि साल 1.5 साल बाद लोगों को 9 मई के मुकदमात के अंदर मुलव्वस किया जाता है। तो फिर आपने जो गदला किया उसको आपने खुद किया। एक और बड़ा सवाल है इसके साथ एक अगर मुझे वाकया से बल्कि हल्का सा कि अब ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में जो केस थे, अब प्रोसिक्यूशन का आप लेवल देखें कि उधर हाईकोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन बयान दे रही है, पंजाब पुलिस ये बयान दे रही है कि जी जब 9 मई की प्लानिंग हो रही थी तो 3 लोग जो पुलिस के थे वो हुलिया बदल के उस मीटिंग के अंदर शामिल हो गए। उनकी गवाही है उसके अंदर, प्रोसिक्यूशन का ये केस है। अब कौन सा जज उस केस को उठा के बाहर नहीं फेंकेगा कि यार कोई खुदा का खौफ करो, कि करने वाली बात करो। जो गवाह है एक्चुअली वो है ही वही है। जी, तो मैं तो इस चीज पे हैरान हूं मलिक साहब कि ये जिस डगर पर मुल्क को चला रहे हैं। खोकर साहब, और एक खबर चल रही है जिससे मुझे अंदेशा ये है, आपने अभी 71 का जिक्र किया, फौज और अवाम के दरमियान में ना कभी मिसट्रस्ट नहीं पैदा होना चाहिए। एक खबर ये भी चलती है कि इमरान को 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाया जाए। ये इतना बड़ा स्टेप होगा मिसट्रस्ट के लिए, पैदा करने के लिए। इसको गुरेज करना चाहिए हुकूमत को भी और अदारों को भी कि नहीं, ये काम रेगुलर कोर्स में तो आप जाएं, इधर नहीं आना। मलिक साहब, मिसट्रस्ट की ये हालत हो गई कि इस वक्त हमारी रियासत का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इस वक्त दहशतगर्दी। और रियासत से मेरी मुराद फौज नहीं है, मेरी मुराद पाकिस्तान है।
पाकिस्तानी रियासत का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त दहशतगर्दी है। कोई कंसेंसस है उसके ऊपर? इसलिए नहीं है ना कि एतमाद नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब 3 साल पहले तक पैगाम हमें यह दिया जा रहा था कि लोग वहां से आएंगे, हम आपके दरमियान सेटल करेंगे, उनको असला उठाने की इजाजत होगी, सब कुछ माफ हो गया, उन्होंने जो जुल्म किया सब कुछ किया वो एक तरफ रख दें। लोग बाहर निकल आए और लोग आज सवाल कर रहे हैं कि जनाब 3 साल बाद फिर पॉलिसी बदल जाएगी तो क्या होगा। आज सबसे बड़े इशू के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की कोई भी जमात, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, मोहसिन दावड़ साहब हो, ANP हो, शेरपाव साहब हो, तहरीक इंसाफ हो, कोई जमात हामी नहीं है। अज़्म इस्तेहकाम से पहले अज़्म एतमाद की जरूरत है। डॉक्टर साहब, इसको आपको एड्रेस करना चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। KP का बड़ा इलाका जो है शाम के बाद अब लोगों के लिए महफूज नहीं रह गया। देखिए, मैंने तो अभी रिसेंटली एक प्रेस टॉक में भी ये कहा था, आप कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं करना, तो मैं कहता हूँ क्या करना है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं कि क्या करना है। उनको ला के वापस आबाद करना है, वो तो आपने किया, आपने 2 ऑपरेशन किए, तब भी रहने देते, फिर बढ़ने देते। जो दहशतगर्दी हो रही थी उसको बढ़ने देते, उसको रहने देते, औरतों को जानवरों की तरह कैद कर देते, और मुल्क के अंदर हर जगह पे जहाँ पे बैरियर लगा वहाँ पे भग से पुलिस अफसरों को उड़ने देते, और कोई मजहबी जगह जो है मसाजिद समेत वो महफूज ना रहती। यानी दोबारा से आप खुद मान रहे हैं कि भत्ते दे रहे हैं, दोबारा से भत्तों का दौर शुरू हो गया, दोबारा से आपके जवान शहीद हो रहे हैं, दोबारा से आपकी पुलिस जो है वो भत्ते दे रही है, दोबारा से हर जगह पे जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। और थिंकिंग क्या थी? यही थिंकिंग थी कि ये तो हमारे भाई हैं, इनको वैसे निकाल दिया, इनको ला के आबाद करें तो करें आबाद फिर। यानी ऑपरेशन नहीं करना, दहशतगर्दी करनी है, दहशतगर्दी को चलने देना है, यानी रोकना नहीं है। तो फिर क्या करना है? यानी को फैसला तो कर लेना, या तो चले जाएं अफगानिस्तान की तरह, वो दे दें, उनको दे दीजिए सूबा, तो आप एक एक करके एक एक ईंट करके तो देते चले जा रहे हैं। खौफ के अंदर खौफ की एक फिजा है, वो फैलती चली जा रही है। तो आप फैसला कर लें। आपने फैसला आपके पास नहीं अब हल करना। क्या है? नहीं, देखिए, ये तो इनकी मुखालफत है ना, आपके पास हल बात क्या ये है कि एक जगह पे जब एक सियासी जमात ये फैसला कर ले, हमने इनको कहा, ये तो जरताज गुल साहबा कह रही हैं इनकी 180 सीटें हैं, हमने इनको कहा इनकी 570 सीटें हैं, तो आए ना हुकूमत बनाए। खुर्शीद शाह साहब ने इनको कहा कि आके हुकूमत बना लें। अगर ये मस्बत रवैया होता, अगर ये तमाम 47-45 की जो तकरार चल रही है इसको ये खुद सुपरवाइज कर लेते ना, आ जाते। ये सियासी गलती है जिसकी सजा मिल रही है। सियासी गलती नहीं है, अब भी वही हो रहा है। सियासी गलती तो वो होती कि आज ये बदल जाते। अगर उनको कल वो उसने मेरे साथ बैठ के चंद साहब ने प्रोग्राम किया है, ना सिर्फ फोन किया, वो कहते मैं खुद गया था, मेरे प्रोग्राम में यहाँ बैठे थे, तो यहाँ बैठ के हमने बात की, उन्होंने कहा मैं खुद जाऊंगा। वो खुद गए थे, उन्होंने फोन किया था, हुकूमत बनाने से पहले इनको कहा था कि आपको एतराज है, आके खुद बैठ जाएं। अगर कोई मस्बत रवैया होता, अगर वोट मांगा था खिदमत के लिए और खिदमत करनी होती तो आ जाते ना हुकूमत में, आ जाते और फिर खुद सुपरवाइज करते और फिर खुद ये दहशतगर्दी का सामना करते। हमने जब इनकी हुकूमत बनी तो इनको बोला, बिलावल साहब ने कहा कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, जब मुल्क की सरहदों का टेररिज्म वाले इशू पे बोला था। हमने इनको बोला कि आपको क्रेडिट मिलेगा, हमारे साथ चार्टर ऑफ मईशत जो है वो कर लें, ऑफ इकोनॉमी कर लें, आपको क्रेडिट मिलेगा, हम आपकी किसी इकोनॉमिक पॉलिसी को अपोज नहीं करेंगे। नहीं किया, नहीं किया, क्योंकि कोई मस्बत चीज करनी नहीं है। जब मकसद आपका सिर्फ यह है कि मुल्क को तबाही की तरफ, मुल्क को तबाही की तरफ और नाउमीदी की तरफ और तारीकी की तरफ लेकर जाना है, जब कहना है कि ऑपरेशन नहीं करना, क्या कहना है? सुमन बुकमन उम्यून। आप कुछ कहते हैं? इस नुक्ते पे मैं सिर्फ ये चीज ऐड करना चाहता था कि गुफ्तगू तो डॉक्टर साहब ने बड़ी मुस्बत की, अच्छी की, लेकिन ये बताना भूल गए कि वजीर आजम ने 2 हफ्ते के अंदर APC बुलाने का वादा किया था दहशतगर्दी के ऊपर, और अब 4 हफ्ते गुजर चुके हैं, वजीर आजम ने APC नहीं बुलाई। अब वो कह रहे हैं हादियों से मुशावरत जी, ये वजीर आजम का नया बयान जी, वजीर आजम का काम था कि फौरन अगर उन्हें इस क्राइसिस का एहसास होता कि हमारे लोग शहीद हो रहे हैं तो वो 2 दिन के अंदर APC बुलाते। ये सिर्फ ये बात, 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, अभी तक APC क्यों नहीं बुलाई वजीर आजम ने? नहीं, एक मिनट, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापसी पे जरताज आप जवाब दीजिएगा, ब्रेक आ जाएगी। मगर ये बात
कि उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई। यहाँ पे हमने कंसेंसस क्रिएट हमने करना दहशत डॉक्टर साहब गर्दी के किसका काम है? खिलाफ हुकूमत का काम है, वो वज़ीर जो आज़म का चीफ काम है। मिनिस्टर था वो किसी और मुल्क से आया हुआ था, स्वीडन का चीफ मिनिस्टर तो बाकी आया था, जमातें जमीयतें बैठ उनमें के इस्लाम वहां की- पे तमाम जमातों से मशवरा किया। जब वो आए वहां पे बात की, अंदर आते हैं तो मान जाते हैं, बाहर जाते हैं तो तकरीर शुरू कर देते हैं। किसी तरह पैर तो लगाएं, मगर पैर वो लगाए जिसने स्टेट्समैनशिप दिखानी है, पैर वो लगाए जिसने मुल्क को किसी डायरेक्शन में लेके जाना है। अगर उसको मुल्क को सिर्फ फसाद फैलाना है तो पैर क्यों लगाए? वो अंदर डॉक्टर कुछ साहब, कहेगा, आपने बाहर सिर्फ- कुछ कहेगा, आपने दरमियान में कुछ APC कहेगा, ब्रेक का ले लें मतलब है- हमारे साथ ही, नीचे ब्रेक कुछ ले लें हमारे कहेगा। साथ ही। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ज़रताज, आपसे शुरू करेंगे। हमने बड़े मुश्किल सवालात इनसे पूछे हैं, खोकर साहब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन करना, मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल वाला, लेकिन बुनियादी घूम फिर के इशू आ जाएगा कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज आपका टेररिज्म है जिसको एड्रेस करना है, वो इशू है, या इस तरह के जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिनको अवॉइड किया जा सकते हैं। इस वक्त हमारी ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें उलझें कि इमरान खान को कैसे जेल में डालना है और कौन सा मुकदमा खोलना है, तोशा खाना में क्या करना है। बड़ा चैलेंज वो है कि आप टेररिज्म, इस रीजन की सूरत हाल, ईरान में जो अटैक हो गया उसको सामने रखें। अगर रीजन की सूरत हाल समझने की कैपेसिटी आपके ख्याल में 17 सीटों वाली जमात में, फॉर्म 47 वालों में, जाली वज़ीर आज़म में होती, तो मेरे ख्याल में आज मतलब आई थॉट कि सेनेटर हैं, एजुकेटेड इंसान हैं, ये बेटर कोई जवाब देंगे। अभी जिस तरीके से इन्होंने KPK की तमाम कुर्बानियों को नल एंड वॉइड किया है, जिस तरीके से इन्होंने शहदा के बारे में हमारे अल्फाज कहे कि जी हम तो चाहते नहीं हैं, हम तो ये नहीं चाहते हैं। जिस दिन बनू पूरा का पूरा FR बनू की पैदावारों में, दरियोबा एजेंसी में पैदा हुई हूँ, जिस दिन लाखों लोग पुरअमन जो है ना सफ़ेद झंडा लेके जब उसको खून में रंगा ना, आपकी कोई स्टेटमेंट इनकी आनी चाहिए थी, तब आपको ये सोचना चाहिए था। आपने कहा ना कि अगर ऑपरेशन कोई हल नहीं है तो फिर क्या चीज़ हल है। मेरा आपसे सवाल है, आज रहीम यार खान में चौकी के ऊपर, पुलिस चौकी के ऊपर हमला हुआ है, 3 हमारे पुलिस के भाई शहीद हुए हैं। डू यू थिंक कि ये पंजाब में इनको ऑपरेशन करना चाहिए? मैं डेरा गाजी खान से हूँ। हर रोज छोटो गैंग, लादी गैंग लोगों के इंसानी अज़ा जिंदा लोगों के काट देते हैं। पूरे के पूरे जो है वो रुझान से लेकर कच्चे का इलाका, उनके डाकू ज्यादा ताकतवर है। सिंध के अंदर कच्चे के डाकू हैं। डू यू थिंक कि आपकी ये स्टेटमेंट आपको ये देनी चाहिए इस हुकूमत के? आप कहते हैं कि KPK जो है वो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोल वोट लेकर आई है, जो आवाम की है, वो तो फॉर्म 47 वाली नहीं, तो फॉर्म 45 वाली। आप कहते हैं हम चाहते नहीं है कि आपका वोट जो है KPK, उससे कोई चैलेंज नहीं कर रहा कि आपको नहीं मिला। इशू ये है कि शाम के बाद आप ज़रताज गुल पेशावर के बाहर सड़क से घूम के दिखाएं मुझे, वापसी के लिए आपको भी साथ 2 गाड़ियां चाहिए। तो नदीम मलिक साहब KPK में शाम की बात करें ना, इसलिए वो अमन मांगना चाह रहे, सफेद झंडा लहरा के। आप मुझे पंजाब में दिन दहाड़े बता दें कि अगर ज़रताज गुल निकल के दिखा दे, घर के अंदर चादर और 4 दीवारी को पामाल किया जाता है, पुलिस मेरे सर के ऊपर आके खड़ी होती है। तो ये इशू तो है ना, आपको एड्रेस करना है। रूबा को जो 16-17 साल की बच्ची है, यहाँ हॉस्टल से उठा लिया गया। इल्जाम इन्होंने क्या लगा कि 11 लाख अकाउंट इकट्ठे सिंगल हैंडेडली वो करती है। वो जो सोशल मीडिया वाली आपकी गॉड से देखिए मलिक साहब, मेरी बात सुने। असल में हुआ ये है कि PMLN की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। न इनके पास कोई विजन है, न इनके पास कन्विक्शन है, न इनके पास मुल्क को लेकर आगे जाने की पॉलिसी है। और हुआ यह कि इनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है 35-35 सालों का, ज्यादा से ज्यादा की उम्रें हो गई हैं कोई 80-80 साल के करीब। आखिरी इनिंग जबरदस्ती किसी के कंधे के ऊपर चढ़ के कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जिसके पास सबसे बड़ा वोट है, उसको कह रहे हैं कि ये फसाद चाहते हैं, उसको कह रहे बैन कर दो, उसको कहते हैं डिस्क्रेडिट कर दो, खच मारना चाहते हैं। सिंपल सराइकी में उर्दू में लफ्ज़ है, ये खच मारना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आवाम को डिस्क्रेडिट करें इदारों के अंदर, और आवाम के अंदर जो है ये कोई बीच का कोई फायदा उठा के इनकी कुर्सी को तूल मिल जाए। देखें, आप जब नेशनलिज्म की बात करते हैं, जब आप ऑर्डर को, टेररिज्म को कैसे एड्रेस करना है, उसका हल कोई नहीं है। ये तो फॉर्म 47 वाले होंगे, जाली होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसका हल कोई नहीं है। उसके लिए पर सबसे पहले अगर KPK में, अगर बलोचिस्तान में आप लोगों ने टेररिज्म को खत्म करना था ना, तो फिर आप क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ बैठे? नहीं बैठे। आप तो यहां से कहते हैं कि आपका जो वजीर आला है KPK का, वो पिंडे में घुस के दिखा दे, हम उसको जो है यहाँ पे आने नहीं देंगे, वो जेल में जाके अपने लीडर इमरान खान से नहीं मिल सकता। देखें, जो इनकी पॉलिसीज हैं वो फेल हो चुकी हैं, अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है, ये मुल्क चलाने के काबिल नहीं है। जिसके सर के ऊपर ये नाच रहे ना, जिस दिन उन्होंने इनसे हाथ खींच लिया, फिर ये मुझे बता दीजिएगा कि इनके पास क्या रहेगा। न पार्टी रहेगी, न विजन रहेगा, और पॉलिटिकल कैपिटल, आई एम सॉरी टू से, मैंने आज आपको पहले भी बता दिया, पूरा पॉलिटिकल कैपिटल इन्होंने मरियम नवाज को ट्रांसफर किया, जो मेयर शराफत अली से हार चुकी हैं।
आज भी शुएब को और वजीर आला को टिकटॉक बनाने से पहले लोग ढूंढ रहे हैं कि पूरा लाहौर दोबारा से डूब गया है, आपकी परफॉर्मेंस किधर है। लोग बिजली के बिल के पीछे खुदकुशियां कर रहे हैं और आपको पड़ी हुई कि हम केपीके के अंदर किसी को गोली मारे, किसी को इलेक्टेड हुकूमत को डिस्क्रेडिट करें। ये जो सूरत हाल है ना पाकिस्तान के वाला। अंदर, जिसमें एक जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उसका मैंडेट जो है क्वेश्चनेबल है। फॉर्म 45 47 का डिस्प्यूट है, इनके साथ इशूज़ हैं मे 9 वाले। तो आजकल एक नया भी यहाँ इस्लामाबाद में गॉसिप चल रही है, आपने भी सुनी होगी कि अब शायद कुछ और होगा, इंटरवेंशन, ऐसी मुदाखलत होगी जिसमें वो तो पहले ही जेर ताब हैं, इनकी भी छुट्टी हो जाएगी। कोई धरना इधर चल रहा था फैज़ाबाद पे, उधर जमात इस्लामी वालों ने किया हुआ है। आमतौर पर ये इनिशियल साइंस होते हैं कि हम किस तरफ जाने वाले हैं। आपको भी कुछ ऐसे अंदेशे हैं? ये बात बहुत हो रही है जी इस्लामाबाद में, इसमें कोई शक नहीं है कि चीज़ें चल नहीं पा रही और हुकूमत दहशतगर्दी जैसे अहम मसले के ऊपर कंसेंसस नहीं पैदा कर सकी। APC बुलानी थी, नहीं बुला सकी। बलूचिस्तान में पिछले 4-5 दिनों से टोटल ब्लैकआउट है। वहाँ पर जो हुकूमत थी वो ठीक तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकी। तो वो ग्रीवेंसेस और इनका बोझ बढ़ता चला जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप होने की इस वक्त गुंजाइश मौजूद है, और उसके भी रीजंस हैं। रीज़न उसके ये है कि इस वक्त पहला रीज़न कि लोग पॉलिटिकल पार्टी से तंग होते थे तो फिर और तरफ देखते थे। आज सूरत हाल उसके बरक्स है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ों में एतमाद का फुकदान है, और एक तो फंडामेंटली ये चीज़ फ़र्क है। दूसरा, हमेशा कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप हुकूमतों के ख़िलाफ़ होते रहे हैं, अपोजिशन के ख़िलाफ़ कभी नहीं हुआ। और फिर तीसरा कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर एक प्रेसिडेंट मौजूद है परवेज़ मुशर्रफ वाला, कि जिसके अंदर आर्टिकल 6 की कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ हुई। बिलाशुबा वो कार्रवाई उस तरह अपने मुकम्मल इख्तिताम को नहीं पहुँच सकी, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान वापस आ भी नहीं सके। तो इस बुनियाद पर मैं समझता हूँ वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया हुआ है, तो अब वो केस एग्जिस्ट करता है। तो मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन ब्रॉडली तो आपको ये नहीं है कि कोई आके माशाल्लाह लगा के यहाँ बैठ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल है कि वो ऐसा कुछ काम होगा, लेकिन इंटरवेंशन की कई और शक्लें भी हो सकती हैं। कोई उसमें आपकी कोई केयर टेकर्स आके बैठ सकते हैं, कोई आपके कोई निगरान आके टेक्नोक्रेट्स बैठ सकते हैं, और वो असम्बलियों की गैर मौजूदगी में ही होगा। असम्बलियाँ डिजॉल्व, शहबाज साहब को एक दिन किसी ने फ़ोन कॉल करके कहा तो देर नहीं लगा। जी हाँ, अमूमन लोगों के जहन में इमरजेंसी की बात आती है। लोग वज़ीर दिफा ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने इमरजेंसी की बात की। आइन के अंदर सिर्फ 3 तरह की इमरजेंसीज की गुंजाइश है और 3 तरह की इमरजेंसीज का तस्वुर है। पहला कि आपके किसी सूबे के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ब्रेक डाउन हो जाए, तो वहाँ पे इंटरनल ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए आप इमरजेंसी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उस सूबे की असेंबली की रेजोल्यूशन चाहिए। दूसरा, एक्सटर्नल एग्रेशन, कि आपके मुल्क पे कोई हमलावर हो जाए। और तीसरा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 इमरजेंसीज हैं, और इन तीनों इमरजेंसीज के दौरान जो एग्जिस्टिंग सेटअप है, जो पार्लियामेंट है या सूबाई असेंबलियाँ हैं, वो रुख्सत नहीं होती। तो जब इमरजेंसी की हम बात करते हैं तो लोगों के जहन में परवेज़ मुशर्रफ साहब वाली 2007 वाली इमरजेंसी आती है। वो मार्शल लॉ था इन गार्ब ऑफ इमरजेंसी। वो था तो माशाल्लाह गैर आईनी इक़दाम। जी हाँ, इसीलिए तो सजा हुई बात है। अभी ऐसी आइन के अंदर, हमारे निज़ाम के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है, और उसी बुनियाद पे मैं ये बारहा कहता हूं कि सियासतदानों को रास्ता निकालना पड़ेगा। सियासतदान रास्ता निकालने के लिए आमादा है? देखिए, मैंने तो हर जगह पे यही कहा है कि हमें बात करनी है, हमें आगे बढ़ना है। ये जो मुल्क के अंदर नाउमीदी फैली हुई है या नाउमीदी फैलाई जा रही है, इसको रोकना होगा। इससे मुल्क नहीं चलेगा। आप आ जाएं, हम आ जाएं, हम नाउमीदी फैलानी शुरू कर दें, आप इंतशार फैलाना शुरू कर दें, खोखर साहब फसाद मचाना शुरू कर दें, इससे मुल्क तो आगे नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इनका रिजर्व केस का फैसला किया था, और हमें लगता था कि शायद वो एक बड़े पॉलिटिकल डिस्प्यूट की रेजोल्यूशन की बुनियाद होगा, लेकिन आपकी हुकूमत में एक बिल स्टैंडिंग कमेटी ने पास कर दिया। अब गॉसिप चल रही है कि शायद कल कौमी असम्बली उसको टेकअप कर लेगी, उस बिल को पास कर देगी। डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर जो आप बिल पास करने जा रहे हैं। तो आप मसाइल हल कर रहे हैं या मसाइल बढ़ा रहे हैं? देखिए, जिस तरह की जजमेंट्स आ रही हैं, एक तासुर पैदा हो रहा है कि अदलिया के फ़ैसले इंग्रेस कर रहे हैं इस वक्त पार्लिमानी जो फ्रेमवर्क है उसमें। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानून साजी करने जा रहे हैं? अगेन इट गोइंग टू कोई बात नहीं,
वो अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। वो अपनी जजमेंट दें, आप अपने तरीके से देखिए, उसको बात ये नलिफाई है करते कि मैं रहें। ये कह रहा हूँ कि आप को कहाँ से शुरू करेंगे। आपके साथ कई मरतबा इन टॉपिक्स पे बात हुई है। आप जस्टिस मुनीर के फैसले को आई सपोर्ट करते हैं? कभी नहीं कर सकता कोई भी। भुट्टो साहब की फांसी को सपोर्ट करते हैं? ऐसे 50,000 और हैं लेकिन हमारी। आपके इस इक़दाम को भी मैं सपोर्ट नहीं जी, करता। आप बेशक मत कीजिए, मैंने तो आपको इसी वजह से कहा है कि लेकिन ये जिस तरह की एक्टिविज़म हो रही है, जजमेंट्स में नज़र आ रही है, ये जो अभी पंजाब के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग वाला जो जजमेंट आई थी उसकी इंटरप्रिटेशन रिसेट है वाला, वो सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू लगा हुआ है, लेना चाहिए, उसको उठाना चाहिए। रिव्यू तो जब होगा मगर फैसले तो आ रहे हैं ना। बात यह है कि जब फैसले आइन साजी और कानून साजी की हद तक आने शुरू हो जाएं तो फिर जिनने कानून बनाना है और आइन बनाना है वो अपना काम करते चले जाएंगे, अदालतें अपनी काम करती चली जाएंगी, पोलराइजेशन बढ़ती जाएगी। मेरे ख्याल में जो 63 का फैसला था ना बंदयाल साहब का, वो मावराए आइन फैसला था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया था, वो प्रोविजन ही नहीं थी जो उन्होंने बना दी। आप लेकिन आप रिजर्व सीट्स के ऊपर जो जजमेंट आप जो कानून साजी करने जा रहे हैं वो आप गलत करने जा रहे हैं। चलिए, मैं आपसे जब अभी हम कर लेंगे, ये हमने रिव्यू फाइल किया हुआ है, ये बातें सामने आती जाएंगी। लेकिन ये आप मान तो रहे हैं ना कि जब आप कहते हैं कि एक फैसला मावराए आइन एक खास किस्म का अदालत के फैसलों की वजह से मावराए आइन होगा। देखिए सुनिए, मैं अदालत इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। कर देगी तो कर देना। मैंने आपको कब आप कहा चाहते हैं कि कर दे? मैंने आपको कब कहा है कि ना करे? मैं ये कह रहा हूँ कि अदालत अपना काम करे। वो कहते हैं ना, आप बैल मुझे मार, आप शहीद होना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अदालत अपना काम करे मगर अपने दायरा कार में, और जो दायरा कार हमारा है उस पर हमें काम करने दे। ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। ज़रताज भी आप बताइए, ये रिजर्व सीट्स वाला मैच जो है ये मुझे कंक्लूड होता जल्दी नज़र नहीं आता, क्योंकि गवर्नमेंट की पूरी इंटेंट की है कि ये सीट्स आपको ना जाए, इनको मिलती है नहीं मिलती है, आपको कम से कम ना जाए। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा PMLN को शहादत का दर्जा नहीं मिलेगा। इस दफ़ा बड़े बुरे तरीके से ये जाएंगे और आवाम में जाएंगे तो आवाम में इनको लग पता जाएगा। शहादत ना मिली तो फिर क्या होगा? जो मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहती। अब जब ये आवाम में जाएंगे ना तो इनको अपने पॉलिटिकल कैपिटल का पता चल जाएगा। अभी तो ये सिक्योरिटी गार्ड्स और प्रोटोकॉल लेके 20 बंदों में नहीं जा सकते हैं। आवाम इनके बहुत सख्त खिलाफ है, ये अपना वोट खो चुके हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। जहाँ तक मखसूस नशस्तों की बात है या जिस तरह इन्होंने हमारा पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी किया, मैं समझती हूँ कि ये इनके आइनी या इनके जहन की सोच है। ये वो बताती है कि PMLN बेसिकली किस तरह की सियासत करती है। सियासत ये करते हैं डिक्टेटोरियल, ये चाहते हैं कि हर चीज़ गसब कर लें, हर आइन कानून का सफ़ा फाड़ दे जो इनके ख़िलाफ़, और हर वो चीज़ ठीक है जो इनके लिए ठीक हो। अभी जहाँ तक उसकी बात है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, जैसे ये अब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ख़िलाफ़ जिस तरह ये उठ के खड़े हुए, जब हमारा निशान छीना गया था, जब हमारी पार्टी को ख़त्म किया गया था, जब हमें 200 से ज़्यादा निशान दिए गए थे, तब तो ये बिल्कुल खुश थे। आज जब इतने महीनों के बाद वापस हमें हमारी मखसूस नशस्तें जो हैं वो हमें मिल रही हैं, जिसके ऊपर उन्होंने खैर से हलफ भी ले लिए थे, तो अब इनको लग रहा है कि जो है वो अपनी हदूद के अंदर जो है वो कोई काम नहीं कर रहा। हद तो आप ही नहीं पार की है ना, हद तो PMLN पार करिए, हर वो हद करिए जिसकी तरीके से जो है ये आवाम की आवाज़ को दबा सकें। दूसरा इन्होंने कहा कि जी मैं हम दो केस हैं ऐसे जो मुझे लगता है कि मेक और ब्रेक है। एक केस ये रिजर्व सीट्स वाला है, इसकी कंक्लूजन, और दूसरा जो इस्लामाबाद की और लाहौर के PMLN के फॉर्म 45 और 47 के केस लगे हुए हैं ट्रिब्यूनल्स के अंदर, उनका फैसला, ये दोनों मेक और ब्रेक हैं। ये सेटअप की कंटिन्यूटी और आपका क्या और इनका क्या बनना है इसी के ऊपर मेरे डिपेंड करेगा। साहब आप तो सिर्फ इस दो उसकी बात करें, आप यकीन करें जिस तरीके से ये लोग 8-8 महीने के बाद हम जैसे लोगों को दोबारा 9 मई के केसेस में जिम्नियों में जाके पेश कर देते हैं। जिस तरह आपने कहा कि 3 पुलिस वाले आए, उन्होंने कोई सादा यूनिफॉर्म पहना, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग में घुसे, हमें पता ही नहीं चला, किसी ने चक्री पे बैठ के जो है मनसूबा बनाया, किसी ने पता नहीं डेरा गाजी खान में बनाया, और वो मुंह उठा के जो ना हम कहीं और, कोई मोटरसाइकिल पे बैठ के सियालकोट चला गया, कोई उड़ के जो है वो लाहौर चला गया, तकरीबकारी करते रहे। जिस तरह के मुज़क्काखेज़ किस्म के ये लोग काम करें, आप यकीन करें कि मुझे हैरत होती कि इन्होंने वाकई कोई 35 साल हुकूमत भी की थी। ये तो कहते थे हम बहुत जो है तजर्बाकार है। अगर तजर्बा यहां तक पहुंच गया है कि आप एंटी स्टेट से, गद्दार और दहशतगर्द से शुरू करके आप गाय चोरी के पर्चे पे आ जाए ना, तो ये इनको सियासत से तौबा करनी चाहिए। ये मामला आगे चलने नहीं है और अदालतों को फैसला जल्दी कर ले ताकि जो होना हो जाए, मुल्क तो आगे चलना शुरू हो जाए। मुझे लगता है ये ट्रिब्यूनल वाला मामला भी बहुत परेशान कर रहा है। आप तो एक केस में खुद इस्लामाबाद वाले में गए हुए हैं, ये दोनों मेक और ब्रेक केस बने हुए हैं हुकूमत के लिए। हुकूमत ने पता नहीं क्यों इसको दिल पे लगा लिया। जी जाहिरी बात है, आपने पतन की रिपोर्ट देखी है? मैंने पतन की रिपोर्ट देखी है। अब मियां नवाज शरीफ साहब के हलके में अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कह रहे हैं कि 88,000 वोटों से यास्मीन राशिद साहिबा जीती हैं, और फिर
हमारे तो इल्म में और भी ऐसे वाक़यात हैं, मिसाल के तौर पर कि वही मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का रात 3:30 बजे वहाँ पर एक नया रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट हो जाता है। जो पुराने रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको अचानक हार्ट अटैक होता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। रात सुबह 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन एक नया रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करता है और वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जीत का ऐलान कर देते हैं। तो मैं हैरान इस चीज़ पे हूँ। अगर मियाँ नवाज शरीफ 66 सीटों के ऊपर विक्ट्री स्पीच कर सकते हैं तो वो आरओ बेचारा उनकी जीत का ऐलान नहीं कर सकता। लेकिन मलिक साहब, मैं हैरान इस चीज़ पे हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा मकाम है। 1980 की दहाई से उन्होंने सियासत शुरू की, लेकिन उनका जो टर्निंग पॉइंट था उनके पॉलिटिकल करियर के अंदर, जब उन्होंने कहा 1993 में गुलाम इसाक खान साहब के सामने खड़े हो गए, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा। वहां से उनके असल पॉलिटिकल करियर की एक दिन बाद इस्तीफा दे दिया था, खड़े 24 घंटे ही रहे थे। लेकिन फिर इर्तिका के अमल से जिस तरह हर शख्स गुजरता है, हम भी गुजरे हैं, और फिर उनकी सियासत की इंतहा वोट को इज्जत दो पर भी पहुंची। लेकिन आज अफसोस होता है कि वही मियाँ नवाज शरीफ जिनका 50 साल का तजर्बा है इस मुल्क की सियासत में और बड़े इर्तिकाई अमल से गुजरे, वो आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जो हुक्म मेरे आका, सर रास्ता जो पर्ची वहां से आनी है उसके ऊपर उन्होंने बिला चूं चुरा अमल कर देना है। दुख होता नहीं है। सर, ये छोटे भाई ज्यादा ये काम करते हैं। आप ये वाली ट्रेड्स शहबाज साहब की नवाज शरीफ साहब को मुंतकिल मत मुकाबला है कि कौन ज्यादा पर्ची की रास्ता मिलेगा। जी, मुझे तो लगता है कि जो इस वक्त रवैया पीटीआई का है, मुझे तो लगता नहीं है कि पीटीआई किसी भी ऐसे मुल्क को आगे बढ़ाने के किसी मंसूबे के अंदर शिरकत डालेगी। मुझे नहीं लगता। मुझे जिस तरह अभी भी 2 दिन पहले इस्टेब्लिशमेंट को कब्र तक पीछा करने के चक्कर में थे, मीर जाफ़र, जानवर, न जाने क्या क्या कह रहे थे, अब पैरों में गिरते पड़ते हैं, कुछ समझ नहीं आती है। यानी अगर किसी ने इनसे बात शुरू भी हो जाए बात, तो किससे बात करें? जिससे बात करें उसकी कोई क्रेडिबिलिटी तो हो। जब एक स्टेट्समैन बात करता है तो मुल्क के लोगों को भी और मुल्क के बाहर भी बैनुल-अक़वामी सतह पे लोगों को एतमाद होना चाहिए कि इस बात का मकसद यही है। तो इसका मतलब है आगे कोई गुंजाइश कोई नहीं है। क्या इनकी बात, आप बताइए बात का मकसद क्या है? मैंने अभी आपसे कहा, बात करें, मैंने अभी आपसे कहा कि उन्होंने दोबारा इतना झगड़ा किया, ये नहीं बताया कि अगर दहशतगर्दी खत्म नहीं करनी तो क्या करना है, वो नहीं बताया। बहुत सारे लोग जो हैं हुकूमत में इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के मामे बने हुए हैं और वो समझते हैं कि हमें लाइसेंस टू किल मिल गया है, हम जो मर्जी जुर्म जबर करें, यही मैं कह रहा हूँ, हम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान है। देखो मेरी बात सुने, अपनी परफॉर्मेंस दें, और अगर आपने किसी के साथ बैठना भी है पॉलिटिकल जमात के साथ, तो उसके साथ बैठने के लिए उनकी सीटें वापस कर दें। आप हमारी सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, आप हमारी सीटें वापस कर दें। मुसद्दिक मलिक, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।